लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ठीक है। दीज रेशियोज प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द फाइनेंसिंग टेक्निक्स जो है यूज्ड बाय बिजनेस एंड फोकस एज ए कंसिक्वेंस ऑन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पर ये फोकस रहता है इनका लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैपिटल का मतलब ही कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के ऊपर इनका फोकस रहता है, ठीक है। From the balance sheet, one can get only the absolute fund employed and its sources, but only capital structure ratios show us the relative weight of the different sources. Various capital structure ratios are equity ratios की बात करते हैं। equity ratio जो होता है वो होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ठीक है। इक्विटी रेशियो, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय दी नेट एसेट होता है। नीचे ये ध्यान रखना है कि नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, नेट एसेट्स यहाँ पर आता है। द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग फिक्शियस एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी रेशियो यानी शेयर होल्डर की इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स जो है वो यहाँ पर होता है नीचे। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो हो गए हमारे वो हो गए नेट एसेट्स, समझ के बाद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमारे हो गए नेट एसेट्स। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स यहाँ पर बात हो रही है, नेट एसेट्स वो क्या है, ये है हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो है हमारे वो यहाँ पर आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑनर्स फंड टू द टोटल फंड इन्वेस्टेड। ऑनर का कितना फंड है टू द टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, समझ में आई बात। रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द ओनर्स फंड, ओनर का जो फंड है उसकी बात होती है। रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ द ओनर्स फंड टू द टोटल फंड्स, टोटल फंड और ओनर का फंड कितना है ये इसकी बातें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। Lower is the degree of risk for proportional interest. Traditionally it is believed that higher the proportion of the owners fund, जितना भी हायर का फंड जितना ज़्यादा हो, अगर higher the proportion of owners fund, lower is the degree of risk for the potential interest. क्यों, ओनर का फंड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ओनर कभी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि बिजनेस कभी भी खराब नहीं होना है, तो वहाँ पर रिस्क भी कम रहता है, समझ में की बात। डेट रेशियो की बात करते हैं। डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स। यहाँ पर डेट रेशियो मतलब टोटल डेट डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स, और हमारा इक्विटी रेशियो में क्या था, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। तो इक्विटी रेशियो ऊपर इक्विटी है नीचे नेट एसेट्स है, और डेट रेशियो में ऊपर टोटल डेट है और नीचे नेट एसेट्स है हमारे, ठीक है। नीचे वही सेम है, नेट एसेट्स ही है ऊपर, लेकिन टोटल डेट हो गई हमारी। और यहाँ पर क्या था हमारा इक्विटी रेशियो में इक्विटी ऊपर है और नीचे नेट एसेट्स है, नीचे सेम है। चलो आगे चलते हैं। टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज इंक्लूड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, deferred payment arrangements for the buying capital equipment, bank borrowings, public deposits and other interest bearing loan. टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज जो हैं, टोटल उधार जो ले रखे हैं, टोटल जो हमारी लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं, इंक्लूड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उधार लिए जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि डिबेंचर, बॉन्ड्स हो गए, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, बैंक बोरोइंग्स होंगी, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए और एनी अदर इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, यहाँ पर उसकी बातें होती हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, दिस रेशियो इज यूज्ड टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अ रेशियो ग्रेटर देन 1 would mean greater portion of the company assets are funded by the debt एंड कुड बी अ रिस्की सिनारियो। अगर जब ज़्यादा जो है उधार से बेटा बनाया है तो कुड बी रिस्की सिनारियो हो सकता है अगर अ रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, समझ के बाद। अगर इसका रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो रिस्की हो जाता है क्योंकि उधार ज़्यादा होता है उस केस में, ठीक समझिए। ऊपर उधार है ना, ऊपर डेट है, तो अगर ये रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब उधार ज़्यादा ले रखे हैं, एसेट्स कम है, तो उसके में ये रिस्की सिनारियो थोड़ा सा हो जाता है।
बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। जैसे कहेंगे टोटल डेट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी मतलब नीचे तो इक्विटी है, इक्विटी किसकी है? शेयर होल्डर की इक्विटी है, और ऊपर है डेट, एंड टोटल डेट की बात यहाँ पर हो रही है, या फिर लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, या फिर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज में टोटल जितना उधार ले रखा है वो मेरी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज है। ठीक है, टोटल डेट मतलब टोटल उधार, वो मेरी सारी लाइबिलिटीज रहती हैं। टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट की बात होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे चलो। नॉट मेयरली लॉन्ग टर्म डेट, बोथ करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात होती है। समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट बेयरिंग लॉन्ग टर्म डेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज एक्सक्लूसिव ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। ओनली इंटरेस्ट बेयरिंग लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट ही यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टोटल लाइबिलिटीज के बजाय। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? हायर डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब ज़्यादा उधार है इक्विटी से, हाई हाई डेट टू इक्विटी रेशियो हियर मीन्स लेस प्रोटेक्शन फॉर द क्रेडिटर्स। Low ratio, on the other hand, indicates a wide safety cushion. Creditors feel the owner's funds can help absorb possible losses of the income and capital. This ratio indicates the proportion of debt fund in relation to the equity. This ratio is very often used for making capital structure decisions such as the issue of shares and or debentures. Lenders are also very keen to know this ratio since it shows a relative weight of debt and equity. Debt equity ratio is the indicator of the firm's financial leverage की यहाँ बात होती है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? लीवर की तरह होता है, कितना और बढ़ा सकती है, कितना और काम कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है उसके। ठीक है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो की बात करते हैं। डेट उधार टू टोटल एसेट, दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड विद द डेट, मतलब डेट से कितना प्रोपोर्शन जो है एसेट से फाइनेंस किए हुए हैं। एंड देयरफॉर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डेट टू टोटल एसेट रेशियो इज द टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स। डेट टू टोटल एसेट्स, नीचे टोटल एसेट्स आ गए, ऊपर डेट आ गया। डेट यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। समझ की बात की नहीं समझे? डेट ही हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज कहलाती है, मतलब उधार जो ले रखे हैं वो लायबिलिटीज है पूरा का पूरा। समझे? टोटल डेट हो गया, या टोटल डेट टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज है। नीचे क्या है? एसेट्स की बात हो रही है। हायर द रेशियो इंडिकेट्स दैट द एसेट्स आर लेस बैक्ड अप बाय द इक्विटी एंड हेंस हायर फाइनेंशियल लीवरेज की बात यहाँ पर होती है। हायर द रेशियो, ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा यानी उधार जितना ज़्यादा है एसेट के मुकाबले में, इसका मतलब एसेट्स आर लेस बैक्ड अप बाय द इक्विटी, मतलब उसकी बैकिंग अप नहीं है इक्विटी की रेशियो में, उधार ज़्यादा है। एंड हैज़ हायर फाइनेंशियल लीवरेज है। ये कैसे हायर फाइनेंशियल लीवरेज नहीं पता मुझे। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, in addition to debt equity ratio, sometimes the capital gearing ratio is also calculated to show the proportion of fixed interest dividend bearing capital into fixed interest में dividend की बात यहाँ पर हो रही है to fund belonging to equity shareholders, that is equity funds or net worth. Again higher ratio में indicate more risk, तो जितना भी रेशियो ज़्यादा होगा higher the ratio इट मीन्स मोर रिस्क हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। अरे ये तो बहुत बड़ा इसका आ गया हमारा, क्या कहते हैं इसका फार्मूला। कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियर ऊपर आएगा हमारा, ऊपर क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स उधार ले रखे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल है, डिबेंचर्स है, और अदर बोरोड फंड और अदर दूसरे उधार से ले रखे हैं जो। ठीक है, इक्विटी शेयर नहीं है इसके अंदर। कैपिटल गियरिंग रेशियो में इक्विटी जो है उसके नीचे डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है, अपने रिजर्व सरप्लस यूज कर लिए, माइनस जितने भी हैं लॉसेज यहाँ पर कर दिए। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो यहाँ पर ऐसे निकाला हमने, इक्विटी वाले डिनोमिनेटर में रखे हैं और जो डेट वाले हैं ऊपर रखे हैं बेसिकली। ठीक है, बेसिकली डेट टू इक्विटी की तरह कुछ दिख रहा है मुझे, ऊपर
डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स कितने, उधार से कितना, डेट से कितना काम कर रहे हैं, दूसरे उधारी कितनी ले रखी है, अदर बोरोड फंड्स कितने हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं। प्रेफरेंस शेयर एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं ये, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इक्विटी जो कि पार्टनर होते हैं। तो इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का कन्वर्टेबल हो सकते हैं, बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाती है पहले, क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट बेस्ड रहते हैं बेसिकली, जैसे कि डेट होता है, ठीक है, बाद में लेकिन कन्वर्ट हो सकते हैं। डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं कि कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, होते हैं शायद, ठीक है। चलो, तो ऊपर आगे हमारी जो कैपिटल है उधारी वाली, और नीचे है इक्विटी वाली, समझ गए। नीचे में से माइनस लॉसेस इसमें निकाल दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस। चलो आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो, अब ये प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी रेशो में नीचे तो आगे हमारे टोटल एसेट्स, ठीक है, और ऊपर आ गया हमारा प्रोप्राइटरी फंड। जब प्रोप्राइटरी की बात हो रही है तो डेफिनेटली ऊपर तो प्रोप्राइटरी फंड आएंगे, और नीचे क्या आएंगे? हमारे टोटल एसेट्स आएंगे। याद रखना पड़ेगा, प्रोप्राइटरी फंड मतलब ऊपर तो प्रोप्राइटरी फंड है, नीचे हमारा टोटल एसेट्स की बात होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी फंड इंक्लूड्स द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारे होते हैं प्रोप्राइटरी फंड्स, ठीक है। क्या क्या होता है प्रोप्राइटरी फंड में? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर आ जाते हैं। टोटल एसेट्स एक्सक्लूड फिक्शियस एसेट्स एंड लॉसेस। तो टोटल एसेट्स होते हैं हमेशा ही किसको एक्सक्लूड करते हैं? यदि एक्सक्लूड कर देते हैं फिक्शियस एसेट्स एंड लॉसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। आगे चलते हैं इंटरप्रिटेशन। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द शेयर होल्डर्स, हायर द रेशो लेस रिस्की द सिनेरियो विल बी। ये रेशो जितना ज़्यादा होगा, ये रेशो जितना ज़्यादा, जितने प्रोप्राइटरी फंड होंगे एसेट के मुकाबले, जितने ज़्यादा फंड पड़े हैं हमारे पास, उतना ही ज़्यादा हमारे पास लेस रिस्की सिनारी होगा, रिस्की कम होगा हमारे पास सिनारी, ठीक है। कवरेज रेशियोज की बात कर लेते हैं। द कवरेज रेशियोज मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स्ड लायबिलिटीज जो हमारी है, जो कि बार बार देना, जैसे कुछ इक्विपमेंट ले रखा है तो फिक्स लायबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट पे करना। तो इट इज कवरेज रेशियो कवर करना ही है हमें। कवरेज रेशियो में द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स्ड लायबिलिटीज। These ratios establish the relationship between the fixed claims and what is normally available, out of which these claims are to be paid. The fixed claim consists of interest on loans, जो लोन ले रखे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना फिक्स रहते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड जो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना ही देना है, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है। उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ द installment of loans. So amortization of principal or repayment of the installment of loans or redemption of the preference capital on maturity, ठीक है। कवरेज रेशियो जो है, द फिक्स्ड क्लेम जो होता है कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। जब हमारा फिक्स्ड क्लेम के क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन्स और रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस कैपिटल ऑन मैच्योरिटी के ऊपर, ठीक है। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कवरेज रेशियोज। तो हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कवरेज रेशियोज है। पहले है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। कौन सी है? डेट सर्विस कवरेज रेशियोज। Lenders are interested in the debt service coverage to judge the firm's ability to pay off the current interest and installments, ठीक है। करंट इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है उसको पे करने के लिए उसकी एबिलिटी क्या है? वो होते हैं डेट सर्विस कवरेज टू जज द फर्म्स एबिलिटी, की फर्म की एबिलिटी है कितनी, ताकि वो पे ऑफ कर सके करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डेट सर्विसेज, ठीक है। डेट सर्विस यानी उधार चुकाने के लिए कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। डिवाइड में क्या आएगा? डिवीजन में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट जो है प्लस इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो नीचे आएंगी, और ऊपर आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर द डेट सर्विस, ठीक है। ये याद रहेगा क्या? ऊपर तो अर्निंग्स है, लेकिन नीचे जो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कैसे याद रखोगे? कैसे आ रहा है? कवरेज रेशियोज
कवरेज रेशो, नीचे आ गया हमारा इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, ऊपर तो हमारी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डेट सर्विसेज। डेट सर्विस मतलब तो डेट सर्विस है, नीचे कवरेज रेशो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, याद रखना पड़ेगा भैया क्या करें। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, यानी अर्निंग्स कहाँ से आ रही हैं, इसको चुकाने के लिए, किसको चुकाने के लिए, उधार को चुकाने के लिए, जो कि ऊपर है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। क्या होती है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज के लिए, ये होती है इक्वल टू नेट प्रॉफिट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट मीन्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशंस। ठीक है, नॉन कैश है ये, कैश नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशंस प्लस इंटरेस्ट जो आ रहा है आपको, इंटरेस्ट, अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। अदर एडजस्टमेंट्स कर लिए जैसे कि लॉस ऑन द सेल, तो ये भी कम हो जाता है वैल्यू। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, बेसिकली वैल्यू कम करते हैं। ठीक है, तो ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डेट सर्विसेज को कहते हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम द ऑपरेशंस और कैश फ्रॉम द ऑपरेशन जो होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो कैश अवेलेबल है उसको भी हम कई बार कंसिडर कर लेते हैं, कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, नॉर्मली DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऑफ 1.5 to 2, कितना 1.5 to 2 इज सेटिस्फैक्ट्री। You may note that sometimes both numerator and denominator lease rentals may also be added। तो इसमें कई बार कहते हैं both numerator and denominator में lease rentals may also be added। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ऊपर तो अर्निंग्स अवेलेबल और नीचे इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स की बातें यहाँ पर होंगी। चलो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दिस रेशो ऑल्सो नोन एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है, इंटरेस्ट को कवर करना है, इंटरेस्ट कवर करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है बेसिकली इसको टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं। देखो इंटरेस्ट तो है, इसके आगे टाइम्स लग जाता है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कह देते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग इंटरेस्ट। इट इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स चार्जेस ऑब्लिगेशंस, मतलब इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को यहाँ पर, तो उस ऑब्लिगेशन को के लिए उसकी एबिलिटी फर्म की कितनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारा रेशो क्या है, तो ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आइए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT कहते हैं इसे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट कितना है हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ऊपर तो आ गया हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और नीचे हमारा ऊपर आ गया EBIT और नीचे आ गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवर करना है हमने। ठीक है, तो ये आगे ऊपर अर्निंग डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और उसके पहले क्या था, डेट सर्विस कवरेज रेशो, तो वहाँ पर भी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज था यहाँ ऊपर। ठीक है, डेट सर्विसेज, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस के लिए कितनी अर्निंग्स अवेलेबल है, उधार चुकाने के लिए कितनी अर्निंग है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स की बातें की थी हमने। और यहाँ पर हमारी बातें हो रही हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, यानी इंटरेस्ट हमें चुकाना है, इंटरेस्ट हमने कुछ बोरिंग की है तो इंटरेस्ट चुकाना है, तो उसके लिए अर्निंग्स कितनी है हमारी, कितनी अर्निंग हो रही है उस इंटरेस्ट चुकाने के लिए, तो वो आएगा हमारे पास बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT, हमारी कितनी अर्निंग हो रही है इस इंटरेस्ट चुकाने के लिए, EBIT डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है बेसिकली इंटरेस्ट पार्ट जो है वो कहाँ आ गया, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ गया नीचे इंटरेस्ट, समझ लो, मतलब याद रखने के लिए। और ऊपर लगे इसमें कैसे था हमारा
डेट सर्विस कवरेज रेशो। यहाँ पर डेट नीचे नहीं है, डेट नीचे है, यहाँ पर है इंटरेस्ट, नीचे यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। ओके, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ये नीचे, ठीक है, इंटरेस्ट दोनों में। चलो आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर यूज्ड इन द न्यूमरेटर of this ratio because the ability to pay the interest is not affected by the tax burden, as interest on debt funds is deductible expenses. It measures how many times a company can cover its current interest payment with its available earnings. In other words, it reflects the margin of safety a company has for paying interest on its debt during the given period. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी का कितना है, पेइंग द इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जो उधार ले रखा है उस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ताकि वो इंटरेस्ट को चुका सके, उधार के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको चुका सके, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेशो है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है, इट मीन्स दैट एन एंटरप्राइज कैन इजीली मीट्स इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस इवन इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सफर ए कंसिडरेबल डिक्लाइन। A lower ratio indicates the excessive use of debt or inefficient operations. Inefficient operations की बात होती है, अगर ये ज़्यादा है, अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो है तो इंटरेस्ट कवरेज मतलब इजीली कर देगा, ठीक है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो में इजीली, मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, मैं इंटरेस्ट को इजीली कवर कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट को मैं इजीली कवर कर जाऊँगा अगर ये ज़्यादा है, ठीक है। हाई है, अगर ये हाई रेशो है, हाई है तो मैं इजीली कवर कर जाऊँगा, ठीक है। और अगर लो है, अगर लोअर रेशो है तो एक्सेसिव यूज ऑफ डेट हो रहा है और इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्ट कवर में इजीली कर जाऊंगा, समझ के बाद इसको ऐसे याद रख लो। चलो आगे चलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड, ये डिविडेंड जो प्रॉफिट में से शेयर देना है हमने प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको कैसे कवर करना है उसकी बातें यहाँ पर हो रही हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, दिस रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विच कैरी अ स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। उस पर एक रेट ऑफ रिटर्न स्टेट करके रखा था स्टार्टिंग में ही। द रेशो इज कंप्यूटेड एज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की यहाँ पर बात होती है EAT डिवाइडेड बाय द प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ देखो जरा, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमारा आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड डिनोमिनेटर में आ गया है, और ऊपर क्या हमारा नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की यहाँ पर बात होती है मेरे बच्चे, किसकी बात होती है, नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस EAT की यहाँ पर बात होती है। जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो की बात करते हैं तो ऊपर आता है हमारा नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट होता है क्या, हमारा टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद क्या बचा है हमारे पास, वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आएंगे, नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में। चलो आगे चलते हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं हम। इंटरप्रिटेशन, दिस रेशो इंडिकेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। A higher ratio is desirable from a preference shareholders point of view, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेशो चाहिए फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़्यादा चाहिए कि उसके पास कवरेज करने के लिए कितनी रेशो में, प्रेफरेंस शेयर कवरेज रेशो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी के भी डिविडेंड होता है ना, ये तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया, एक इक्विटी शेयर का भी रहता है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो जो होता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस होता है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं,
क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पहली प्रायोरिटी होती है, डिवाइडेड बाय द इक्विटी डिविडेंड। तो इतना ध्यान दो, जो भी यहाँ पर दिख रहा है हमें यहाँ पर ये कवरेज रेशियोज वाले में, ये चला जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, अर्निंग्स। ऊपर यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की यहाँ पर बात हो जाती है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो, फिक्स्ड चार्जेस जो होते हैं उसको कवर करने के लिए क्या है, दिस रेशो शोज हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर्स ऑल द फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस। दिस रेशो मोर देन 1 इज कंसिडर्ड एट द सेफ। तो ये रेशो जो फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो है, मोर देन 1 जो है इसको सेफ माना जाता है, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। पहले में फिक्स चार्जेस की बात हो रही है, फिक्स चार्ज कवरेज रेशो की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आएगा EBIT प्लस डेप्रिसिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन। ये सारे रेशोज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन याद करना उतना ही मुश्किल लग रहा है मुझे। चलिए याद तो करना ही है, जल्दी करते हैं। फिक्स चार्ज कवरेज रेशो, ठीक है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन। ओके चलो आगे चलते हैं। क्या है ये, नोट फॉर कैलकुलेटिंग रेशोज, EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज इक्वल टू PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बराबर है। ओके यानी EBIT इज इक्वल टू PBIT, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर लिखा है कि EBIT जो है इज इक्वल टू PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज सेम एज द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग यानी प्रॉफिट, अर्निंग इज नथिंग बट प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। EAT क्या होता है, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, सेम है। EBT क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ओके, रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड may deviate from the original formula if required. Assumption should be given. Numerator should be taken in correspondence with the denominator and vice versa. Okay, next चलते हैं। एक्टिविटी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज की बात करेंगे। टर्नओवर जब की बात आती है तो जिसका भी रेशियो देखा वो नीचे डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। These ratios are employed to evaluate the efficiency with which the firm manages and utilizes its asset। कितनी एफिशिएंसी के साथ फर्म अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा है। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड एज एसेट मैनेजमेंट रेशियो। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एसेट मैनेजमेंट रेशियो, कि कितनी एफिशिएंटली वो इसको मैनेज किया जा रहा है एसेट्स को, ठीक है। These ratios usually indicate the frequency of sales। क्या इंडिकेट करता है ये एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। These ratios usually indicate the frequency of sales with respect to its assets। frequency of sales with respect to assets के साथ इसकी बातें होती हैं। These assets may be capital assets और working capital और the average inventory की यहाँ पर बात होती है। समझ में आई बात नहीं आई। These assets जो है may be capital assets और working capital और average inventory। एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज। बेसिकली टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हम कितने टाइप के, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड या सॉरी कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, इन्वेंट्री स्लैश स्टॉक टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री होती है तो स्टॉक भी कहते हैं उसको। दूसरा होता है रिसीवेबल यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, मिलने वाला है जिसने उधार ले रखा है डेटर से। पेबल्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, पेबल मतलब हमने पे करना है उसको, किसको, जिससे
जिससे हमने उधार ले रखा है, हमारे क्रेडिटर्स, ऐसे होगा ना, हम हमारे हमसे जिसने उधार ले रखा है, हमारे बोरोवर, वो हमारे बोरोवर था, हम क्रेडिटर हुए, है ना। हम तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज की बात आ गई। पेबल्स है, हमने पे करना है, हमने पे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये रिसीवेबल यानी डेटर आ गया। डेटर कौन होता है? डेटर मतलब जिस हमसे उधार ले रखा है उसने, वो डेटर है ना। हमसे उधार ले रखा है उसने, तो वो रिसीवेबल है, वापस लेना है ना उधार। हमसे उधार ले रखा है, डेटर है वो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, रिसीवेबल है हमारे, ठीक है। क्रेडिटर्स, हमने पैसा देना है, हमने उधार ले रखा है उससे, क्रेडिटर, वो क्रेडिटर है, हमने पैसा ले रखा है उससे, क्रेडिट पर ले रखा है, तो हमें पेबल है वो, हमने उधार पे ले रखा है, हमने उधार पे ले रखा है, हम बोरोवर हैं, वो क्रेडिटर है। हम एक बोरोवर होता है, दूसरा क्रेडिटर होता है, वैसी बात है। तो पेबल्स मतलब हमने उधार पे ले रखा है, तो हमें पे करना है, तो वो हमारा क्रेडिटर है, और हम डेटर हैं उसके लिए। तो अगर तो ये उनके टर्नओवर रेशियोज हैं ऐसे। चलो आगे चलते हैं। दीज रेशियोज आर यूजुअली कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सेल्स स्लैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रेट और टाइम्स। रेट और टाइम्स के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया जाता है। पहले है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी विद व्हिच द फर्म यूजेस इट्स टोटल एसेट्स। हायर द रेशियो, better it is. This ratio is computed as total asset turnover ratio, sales slash cost of the goods sold divided by the total assets. देखो जो भी चीज़ होती है, हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, और ऊपर हमेशा ही यहाँ पर सेल या कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड होता है, तो सेल से लेना देना होता है जब भी यहाँ पर टर्नओवर रेशियोज की बात आएगी। तो समझने के बाद चलो आगे चलते हैं। Interpretation. A high total asset turnover ratio indicates the efficient utilization of the total assets in generation of sales. Similarly, a low asset turnover ratio indicates total assets are not efficiently used to generate the sales. Total assets जो है efficiently use नहीं हो रहे, अगर low है तो ज़्यादा है तो efficient है। Fixed asset turnover ratio. It measures the efficiency with which the firm uses its फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये टोटल एसेट की बात हो रही है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? सेल्स डिवाइडेड बाय द फिक्स्ड एसेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही बात है कि फिक्स्ड एसेट नीचे इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर क्या आ गया? सेल्स आ गया। आगे चलो इंटरप्रिटेशन। A high fixed asset turnover ratio indicates the efficient utilization of the fixed assets in generating the sales. A firm whose plant and machinery, किसकी बात हो रही है? Plant and machinery are old may show a higher fixed asset turnover ratio than the firm which has purchased them recently. Capital turnover ratio. कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखते क्या होता है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो को नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो को यहाँ पर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स की बात हो रही है। कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल नीचे आ रहा है, कैपिटल नेट एसेट्स की बात हो रही है। कैपिटल मतलब यहाँ पर नेट एसेट्स की बात हो रही है, ऊपर तो वही सेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड। कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट एसेट्स की बात होती है। किसकी बात होती है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट एसेट टर्नओवर रेशियो की बात होती है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की बात आ गई, टोटल एसेट्स की बात आ गई, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टर्नओवर यानी नेट एसेट्स की बात हो रही है। तो तीन तरह के एसेट हमने टोटल देख लिया हमने, ठीक है। फिक्स्ड एसेट देख लिया, यहाँ पर नेट एसेट्स आ गए। नेट एसेट इज सेम एज कैपिटल, कैपिटल या नेट एसेट्स एक ही बात है, ठीक है। ये देखो नेट एसेट्स कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल लिखा है, नीचे नेट एसेट्स है, नेट एसेट भी लिख सकते थे। इंटरप्रिटेशन क्या है? सिंस नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स जो है बेसिकली क्या है हमारा? नेट एसेट्स इक्वल टू द कैपिटल इक्वल्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स या फिर
cost of the goods sold per rupee of long term investment, the higher the ratio, the more efficient is the utilization of owners and long term creditors funds. करंट एसेट टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं. इट इज द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग द करंट एसेट्स बाय द फर्म. ठीक है, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ऊपर ही आ गया और नीचे आ जाता है हमारा करंट एसेट जो यहाँ लिखा होता है वही हमारा कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में जाता है. ठीक है, इंटरप्रिटेशन इसका क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या है? हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द करंट एसेट्स इन जनरेटिंग द सेल्स. जितना ये हायर होगा सब में केस में वैसे ही हो रहा है. हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं. वर्किंग कैपिटल मतलब जो कि छोटे छोटे काम, डे टू डे रूटीन वाले काम करने के लिए जो कैपिटल होती है हमारी, उसकी यहाँ पर बात हो रही है. इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनीज एट जनरेटिंग सेल्स फॉर एवरी रुपी ऑफ वर्किंग कैपिटल पुट टू यूज. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल. ठीक है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या आ गई? नीचे डिनोमिनेटर में आ गई. बस बात खत्म. आगे इंटरप्रिटेशन. हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट. चलो सेम आगे चलो. Working capital turnover is further segregated into the inventory turnover, debtor turnover and creditor turnover. तो तीन यहाँ पर आ गए. इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर एंड क्रेडिटर टर्नओवर. इसके बाद हो रही है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड आ गया. ठीक है, एक आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर, एक आ गया डेटर टर्नओवर और एक आ गया क्रेडिटर्स टर्नओवर. नोट एवरेज ऑफ टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, नेट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल आल्सो कैन बी टेकन इन द डिनोमिनेटर फॉर द अबव रेशियोज. समझिए बात, वही आ गया. ये सब डिनोमिनेटर में चलेंगे, रेशियो निकालेंगे तो. इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियोज. दिस रेशियोज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियोज establishes the relationship between the cost of the goods sold during the year and average inventory held during the year. It measures the efficiency with which a firm utilizes or manages its inventory. कितने efficiently manage कर रहा है. It is calculated as follows. Inventory turnover ratios. तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बेटा? इन्वेंट्री ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री जाएगी. क्या जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री. ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नीचे एवरेज इन्वेंट्री आ गई. एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होती है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, डिवाइडेड बाय 2. यानी जस्ट इसका एवरेज ले रहे कि कितनी इन्वेंट्री जो है बेसिकली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अवेलेबल है ना एट ए टाइम. ओपनिंग मेरा 10 था, क्लोजिंग मेरा, ओपनिंग मेरा 100 था, क्लोजिंग मेरा 10 हो गया. एवरेज कितना सेल हुआ? 90. एवरेज कितना सेल हुआ? एवरेज 45 2 दिनों में सेल हो रहा है. आई डोंट नो किस हिसाब से कैलकुलेशन है. एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज हमेशा ऐसे ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डिवाइडेड बाय द 2 कर देते हैं, एवरेज आ जाता है. सीधी सी बात है. ठीक है, तो एवरेज वैसे निकाला है. In the case of inventory of raw material, the inventory turnover ratio is calculated using the following formula. Raw material inventory turnover ratio is equal to raw material consumed divided by the average raw material stock. तो नीचे तो आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक और ऊपर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर डिफरेंट है. सेल्स यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है ये यहाँ पर डिफरेंस है. यहाँ पर जब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे, नीचे तो रॉ मटेरियल ही आया, लेकिन ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा. ऊपर क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इंटरप्रिटेशन. दिस रेशियो इंडिकेट्स how fast inventory is used or sold. A higher ratio is good from the point of view of liquidity and vice versa. A low ratio would indicate that the inventory is not used, sold, lost or stays in a shelf or in the warehouse for a very long time. ठीक है, तो ये बातें आ गई हमारी. आगे चलते हैं. Receivable debtor turnover ratio. In case firm sells goods on credit, the realization of the sales revenue is delayed and the receivables are created. The cash is realized from these receivables later on. Receivables मतलब मिलने वाला है हमें, receivables. ठीक है. डेटर टर्नओवर रेशियो अभी हमने बात की थी इसके बारे में. डेटर रिसीवेबल है, हमें मिलने वाला है, तो
हाँ रिसीव हमें मिलने वाला है तो वो हमारा क्या है, डेटर है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमें मिलने वाला, किससे मिलने वाला है, डेटर से, जिसने हमसे उधार लिया डेटर से मिलेगा, तो डेटर टर्नओवर रेशियो। द स्पीड with which these receivables are collected affects the liquidity position of the firm. The debtors turnover ratio throws light on the collection of the credit policies of the firm. It means the efficiency with which management is managing its accounts receivable. It is calculated as follows: receivable या debtor turnover ratio is equal to credit sales divided by the average account receivable। ठीक है, नीचे एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल आता है और ऊपर तो आता है बेटा क्रेडिट पे कितना सेल कर दिया है, क्रेडिट पे सेल किया तभी तो उससे से पैसा आने वाला है हमारे पास। ठीक है, हमसे पैसा क्यों आएगा, क्योंकि उसने हमसे उधार ले रखा है। उधार कैसे ले रखा है, हमने उसको कुछ सेल कर रखा है, क्रेडिट पर सेल दे रखी है और इसलिए पैसा हमसे हमें आने वाला है उसका। ठीक है, तो वो हमारा डेटर है, हम उसका क्रेडिटर है। समझ गए बात, एक डेटर होता है क्रेडिटर होता है। तो वो हमारा डेटर है। डेटर टर्नओवर रेशियो मीन्स हमने क्रेडिट पर कितना, क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी है, क्रेडिट पर उसको कितना सेल दे रखा है, उसको कितना सेल दे रखा है, क्रेडिट पर कितना सेल्स कर रखी है, डिवाइडेड बाय द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। हमें एवरेज अकाउंट्स कितना रिसीवेबल है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा हमारा। ठीक है, नीचे हमारा आएगा रिसीवेबल है तो रिसीवेबल यहाँ पर लिख के आएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर एक नई टर्म आ गई, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ऊपर तो क्रेडिट सेल्स की बात है, क्रेडिट सेल्स की बात आएगी। ठीक है, समझे, बाकी में तो सेल्स था, इस रेशो में ऊपर क्रेडिट सेल्स आएगा, ये डिफरेंस है। आगे आते हैं, अ लो डेटर टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स लिबरल क्रेडिट टर्म्स ग्रांटेड टू द कस्टमर्स व्हाइल अ हायर रेशियो शोज दैट कलेक्शंस आर मेड रैपिडली। जल्दी जल्दी बनाइए अगर ये रेशियो हाई होता है। ठीक है, रिसीवेबल्स या फिर डेटर वेलोसिटी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाउएवर द एवरेज कलेक्शन पीरियड कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज फॉलोज: एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल, और 12 मंथ्स या 52 वीक्स 360 डेज डिवाइडेड बाय द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसे भी निकाल सकते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है, रिसीवेबल डेटर टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 12 मंथ्स आगे और नीचे रेशियो डाल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिसीवेबल डेटर वेलोसिटी एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात हो रही है, तो पीरियड मतलब यहाँ पर ऊपर पीरियड आना चाहिए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, अब सिर्फ पीरियड की बात हो रही है तो ऊपर पीरियड आना चाहिए, टाइम आ गया, नीचे आ गया रेशियो, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ऊपर मंथ आ गया तो ऊपर टाइम आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया पीरियड, नीचे रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हमारा बन गया रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल। यहाँ पर डेली की बात आ गई तो दिन की बात आ गई, तो पीरियड की बात आ गई, ऊपर आ गया एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, एवरेज और एवरेज की बात होगी, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो ये आ गया हमारा पीरियड की बात। जब पीरियड की बात होती है तो सेल्स जो डिनोमिनेटर में जा रहा है, डेली की बात हो रही है, डेली क्रेडिट सेल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एवरेज डेली क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर से 360। ठीक है, एवरेज डेली क्रेडिट सेल यानी क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, एवरेज डेली क्रेडिट सेल यहाँ पर बात होती है इसकी। तो एवरेज डेली क्रेडिट सेल का मतलब है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज बेसिकली जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे तो डेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो बेसिकली ये पीरियड की बात हो रही है तो पर पीरियड ही आना चाहिए। एवरेज डेली क्रेडिट सेल मतलब टोटल क्रेडिट सेल, ये इन ईयर की बात होगी। ठीक है, ये ईयर की बात होगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर की बात होगी, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट सेल आ जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन यहाँ क्या है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड measures the average number of days it takes to collect an account receivable. This ratio is also referred to as the number of days of a receivable and the number of days sales in receivable. In determining the credit policy, data turnover and average collection period provides a unique guidance. समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। Payable turnover ratio. This ratio is calculated on the same lines as the receivable turnover ratio is calculated.
ठीक है। इट मेजर्स हाउ फास्ट अ कंपनी मेक्स पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स कितनी फास्ट पेमेंट बना देती है। पेबल टर्नओवर रेशो, इट शोज द वेलोसिटी ऑफ पेबल पेमेंट बाय फर्म। इट इज कैलकुलेटेड एज पेबल टर्नओवर रेशो। कैसे कैलकुलेट होता है, एनुअल नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय द एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आते हैं तो डिनोमिनेटर में पेबल्स ही हैं, न्यूमरेटर में कितने क्रेडिट पे परचेज कर रखा है हमने वो यहाँ पर परचेजेस ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर परचेज की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पेबल की बात हो रही है। जब पे करना है तो हमने किसके लिए करना है, पे जो हमने क्रेडिट पे परचेज कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज कर रखे, क्रेडिट रहते हैं यहाँ पर, क्रेडिट पे कितना परचेज कर रहे हैं एनुअली। ठीक है, और डिवीजन में क्या आएगा, एवरेज अकाउंट पेबल्स। ठीक है, चला के चलते हैं। A low creditors turnover ratio reflects a liberal credit terms granted by the supplier, while a high ratio shows that accounts are settled rapidly. Payable velocity, average payment period can be, अब पीरियड की जब भी बात होती है, जब पीरियड की बात होगी है तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। ऊपर आएंगे मंथ्स, 12 मंथ्स हो सकते हैं, 52 वीक्स, 360 डेज हो गए, और नीचे पेबल टर्नओवर रेशो आएगी। ठीक है, पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं, एनुअल नेट क्रेडिट परचेज एवरेज अकाउंट्स पेबल, या फिर एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय द एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। एवरेज डेली क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, ये भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला था। ठीक है, टोटल साल का क्रेडिट परचेज कितना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज जो होगा इन ईयर वो आ जाएगा, जैसे ऊपर निकाला था वैसे नंबर ऑफ डेज इन ईयर। ठीक है, कहाँ गया। ठीक है, तो पेबल वेलोसिटी कहते हैं, पेबल वेलोसिटी भी कह जाते हैं कि एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है। जब वेलोसिटी की बात हो रही है तो पीरियड की बात हो रही है, तो मतलब याद रखना पड़ेगा, वेलोसिटी की बात मतलब पीरियड की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो ऊपर मंथ आना चाहिए, नीचे रेशो आना चाहिए, पेबल रेशो आना चाहिए। रेशो मतलब इसकी यूनिट 0 हो जाएगी। और दूसरी या फिर दूसरी तरीके से कैसे निकालेंगे, दोनों ही एवरेज होना चाहिए, एवरेज यहाँ पर भी एवरेज अकाउंट्स पेबल कितने हैं डिवाइडेड बाय द एवरेज डेली क्रेडिट परचेज कितने हैं, डेली का क्रेडिट परचेज मेरा कितना है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, चला के चलो। इंटरप्रिटेशन, द फर्म कैन कंपेयर व्हाट क्रेडिट पीरियड इट रिसीव्स फ्रॉम द सप्लायर एंड व्हाट इट offers to the customers. Also, it can compare the average credit period offered to the customers in the industry to which it belongs. The above three ratios, that is the inventory turnover ratio, receivable turnover ratio, payable turnover ratio, are also relevant to examine the liquidity of an organization. ठीक है, note for calculating ratios, only selling and distribution of the expenses डिफरेंशिएट कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, COGS कहते हैं जिसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वही डिफरेंशिएट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन इट्स एब्सेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होंगे अगर वो नहीं होंगे तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेम एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जितना सेल करने की कीमत लग रही है उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। ठीक है, सेल या गुड्स सोल्ड एक ही कीमत आ जाएगी अगर कुछ एक्सपेंसेस ही नहीं पड़ रहे हैं तो। ठीक है, वी कैन कंसिडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कैलकुलेट द टर्नओवर रेशियोज एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट पार्ट। एवरेज ऑफ द total assets, fixed assets, current assets, net assets, working capital also can be taken in denominator while calculating the above ratios. In fact, when average figures of the total assets, net assets, capital employed, shareholders funds, etc. are available, it may be preferred to the calculate ratios by using this information. The ratios shall be calculated based on the requirement availability of the information and may be derived from the original formula if required assumption should be given. आगे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की।
The profitability ratios measure the profitability or the operational efficiency of the firm, यानी जब प्रॉफिट की बात आती है तो कितनी प्रॉफिट में चल रही है। These ratios reflect the final result of the business, तो हमारा प्रॉफिट ही क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट है बेसिकली। तो इसकी बातें होती हैं यहाँ पर। They are some of the most closely watched and widely quoted ratios. Management attempts to maximize these ratios to maximize the firm's value. The result of the firm can be evaluated in terms of its earnings with reference to the given level of assets or sales or owners' interest, etc. Therefore, the profitability ratios are broadly classified in the 4 categories. कौन सी categories हैं? Profitability ratios is related to sales. Profitability ratios related to the overall return on the investment. Sales के relation में आगे क्या है? Profitability ratios required for the analysis from owners point of view. यहाँ पर owners point of view भी important है। और last है profitability ratios related to the market valuation या investors, ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के रिलेशन के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर एज फॉलोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियोज। तो ये हमारे 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन से हैं? ग्रॉस, नेट, ऑपरेटिंग और एक्सपेंस रेशियोज यहाँ पर है हमारे। Profitability ratios related to the overall return on the assets, return on investment ROI, return on assets, return on capital employed, return on equity. Profitability ratios required for the analysis from the owner's point of view में क्या क्या आते हैं? अर्निंग पर शेयर कितने हैं, अर्निंग पर शेयर मुझे कितना मिल रहा है, डिविडेंड पर शेयर कितना मुझे देना पड़ रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस अर्निंग P/E रेशियोज, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड कितनी है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है, मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है, और क्यू रेशियो की यहाँ पर बात आती है। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स सेल हो गया उसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज रिमेनिंग, ठीक है, इन रुपीज रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड। पेमेंट कर दी है हमने गुड्स सोल्ड की, तो उसके बाद जो बचा है हमारा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इट मेजर्स the percentage of each sale in rupees remaining after the payment of goods sold। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट की बात होती है डिवाइडेड बाय द सेल्स इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स के वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर निकल जाता है। सेल्स के वाइज यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस यहाँ होता है, ग्रॉस ही आएगा, नीचे सेल्स आएगा। इंटरप्रिटेशन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स प्राइस, वॉल्यूम एंड द कॉस्ट। ए हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज फेवरेबल साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द सेल्स इनटू 100। अर्निंग आफ्टर सेल्स, नेट प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर टैक्सेस ही हमारा नेट प्रॉफिट, तो ध्यान रखना नेट प्रॉफिट हमारा कब होता है, आफ्टर टैक्सेस होता है। तो अर्निंग यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स, नेट की बात जब कर दी हमने तो नेट का मतलब है आफ्टर टैक्सेस की बात हमने कर दी, ठीक है। E18, चलो आगे चल रहे हैं। टैक्स प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस की जब बात आती है तो प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो मतलब बिफोर टैक्सेस की बात आएगी डिवाइडेड बाय सेल्स, लेकिन ये हमेशा इसके डिवीजन में सेल्स ही आएगा, ठीक है। तो जब भी ये प्रॉफिट रेशियोज की बात आएगी तो नीचे क्या आएगा, हमेशा सेल्स आएगा। देखना जरा यहाँ पे नीचे सेल्स आएगा। जब भी प्रॉफिट रेशियोज की बात आ रही है तो सेल्स के वाइज कितना प्रॉफिट है उसकी बातें यहाँ पर होंगी। इंटरप्रिटेशन, नेट प्रॉफिट ratios finds a proportion of revenue that finds its way into the profits after meeting all the expenses। A high net profit ratio indicates a positive returns from the business, ठीक है। हाई
प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज आल्सो कैलकुलेटेड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ऑपरेशन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है मेरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स इनटू 100। ठीक है, मेरे ऑपरेशन से प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय मतलब सेल ही रहेगा। जब भी ये प्रॉफिट रेशियोज की बात करेंगे तो ऊपर ऑपरेटिंग है तो ऊपर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो जाएगी हमारी। और इन सब में क्या होता है इंटू 100, ध्यान देना इन सब में इंटू 100 लग रहा है। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जाता है या फिर और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द सेल इनटू 100। तो बिफोर टैक्सेस से पहले ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पर बात हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेशनल ग्रॉस की बात यहाँ पर हो जा रही है। वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या इज इक्वल टू सेल कर दिया माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल दिया। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको कहेंगे जिसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने निकाल दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल दिए। ठीक है, गुड्स सेलिंग करने के लिए कितनी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, मार्केटिंग हो सकती है चुकाने के लिए, सेल करने के लिए, और क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कीमत चुकानी पड़ रही है, और हो सकता है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि हमें उस गुड्स की सेल करने के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो तो है ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब उसको बनाने के लिए जो खर्चा है उसको। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो वो आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है हमारा। बेसिकली इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज दैट रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो है बना चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाद में कितना बच गया प्रॉफिट है, ठीक है, हर एक सेल के बाद कितना पैसा बच गया है, सारे खर्चे निकाल के सारे एक्सपेंसेस निकाल के वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। दिस रेशियो इज फॉलोड क्लोजली बाय द एनालिस्ट बिकॉज इट फोकसेस on operating results. Operating profit is often referred to as earning before interest and taxes. ठीक है, तो EBIT यानी earnings before ये interest and taxes है, नेट हो जाएगा अगर इसके बाद भी इसी ग्रॉस हो गया बेसिकली। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गए, इसके बाद हमारा नेट की बात आएगी। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेरिएंट्स as follows: cost of goods sold ratio, cost of goods sold divided by sales। जब cost of goods sold मतलब ये सेल्स हमेशा इसके नीचे आएगा। देखो यहाँ पर सेल्स, जब ये प्रॉफिट ये रेशोज हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, तो इसके डिनोमिनेटर में सब में क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। और क्या है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे सेल्स आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। समझ गए, ऑपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग रेशो जब देखने हैं हमने, ऑपरेटिंग रेशो सिर्फ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है ऑपरेटिंग उसको सेल करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने पड़ रहे हैं डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या बोल रहे हैं, इट एक्सक्लूड्स द टैक्सेस लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एटसेट्रा, इसको एक्सक्लूड करके ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकालते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में ये चोरी होगी या अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो गए उसको निकाल देते हैं, थेफ्ट हो गया तो टैक्सेस भी निकाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जब भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हुए हैं, सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ये चोरी जारी या डिस्ट्रॉय हो गया इसको नहीं कंसिडर नहीं करना हमने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियोज एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियोज कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड इन सिमिलरली हम
ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं।